हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज यश गगड़ा। आप सभी को मेरा सादर जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम। अगर हम देखते हैं औरो फार्मा में, तो औरो फार्मा में क्या हुआ था। 2010 का चार्ट है ये। अगर आप ध्यान से देखते हो तो औरो फार्मा ने जैसे ही ये मंथली ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद एक बढ़िया मूव हमें आने वाले टाइम में देखने मिला था इन औरो फार्मा। देखना चाहोगे कैसा मूव था आफ्टर दिस ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। आपको लगता होगा कि मंथली टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट्स पे इतना एम्फसाइज क्यों करता है यश। तो मैं इतना एम्फसाइज क्यों करता हूँ वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, औरो फार्मा ने जैसे ये ब्रेकआउट दिया तो 130 से औरो फार्मा कहाँ तक गया। अगर हम देखते हैं, जैसे ये मंथली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट हुआ, औरो फार्मा ने वन वे मूव कहाँ तक किया। नेक्स्ट दो ढाई साल ऑलमोस्ट 500% रिटर्न्स इन नेक्स्ट 2 इयर्स। अगर हम पीरियड मार्क कर लेते हैं यहाँ से, तो हमें कितना रिटर्न मिला इन लेस देन 2 इयर्स, लेस देन 500 डेज में, सॉरी 760 डेज, 2.5 ईयर में हमें कितना रिटर्न मिला, ऑलमोस्ट 500%। ऐसे स्टॉक्स अगर आपको ढूंढने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम जब आप चार्ट देखोगे तब आपको बड़े बड़े ब्रेकआउट्स देखने मिलेंगे कि कौन से स्टॉक्स ने बड़ा ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद आप उस स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके ले सकते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और आपको बड़े बड़े रिटर्न्स मिल सकते हैं। और एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ मैं, जो जिस स्टॉक ने अभी रिसेंटली अच्छे अच्छे मूव किए हुए हैं। अगर आरईसी को देखते हैं तो रिसेंट टाइम में आप लोगों ने शायद देखा होगा, क्योंकि आरईसी बहुत दिनों से बहुत बढ़िया मूव कर रहा है। अगर हम आरईसी में देखते हैं तो आरईसी का अगर एक बार हम देखते हैं तो क्या हमें मंथली टाइम फ्रेम पे क्या देखने मिलता है। आरईसी का 2010 का जो हाई था, वो आरईसी ने कब ब्रेकआउट दिया, ऑलमोस्ट 2023, मोर देन 13 इयर्स। 13 इयर्स के बाद हमें एक ब्रेकआउट मिला इन आरईसी लिमिटेड। उसके बाद आरईसी ने कैसा मूव किया। आरईसी अगर हम 13 इयर्स का रिटर्न देखते हैं तो आरईसी का रिटर्न क्या था। किसी ने अगर यहाँ पे बाई किया होगा तो उसका रिटर्न जीरो रिटर्न्स इन 13 इयर्स। बट आरईसी ने लास्ट 3 मंथ्स में कितना मूव किया, ऑलमोस्ट 80%, ऑलमोस्ट 80%, 70 to 80% रिटर्न्स इन 3 मंथ्स। बढ़िया है। ऐसा स्टॉक्स और चाहिए आपको तो ये वीडियो एंड तक देखना, तो आपको और भी स्टॉक्स मिलेंगे। और एक स्टॉक आपको तो बता देता हूँ। आपको लगता है कि ये एक या दो स्टॉक मूव करते हैं, बहुत सब स्टॉक्स ऐसा मूव नहीं करते। मैक्सिमम स्टॉक्स ऐसा मूव करते हैं। अगर हम पीएफसी में भी देखें तो हमें क्या देखने मिलता है, सिमिलर एक प्राइस एक्शन देखने मिलता है। जैसे ही पीएफसी ने अपने 2010 के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, नेक्स्ट 4 मंथ्स में पीएफसी का रिटर्न देखिए, ऑलमोस्ट कितने परसेंट का रिटर्न है, 72% रिटर्न इन 4 मंथ्स। ऐसे रिटर्न्स कभी देखे आपने इक्विटी में? नहीं। तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और स्टॉक्स आपको दिखाता हूँ, रीसेंट स्टॉक्स जीएनएफसी। अगर हम जीएनएफसी में देखते हैं, जीएनएफसी में क्या हुआ था, यहाँ पे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ था ऑल टाइम हाई का। जैसे जीएनएफसी ने ब्रेकआउट दिया, हमने यहाँ पे कैप्चर किया था उसको, और विद इन 1.5 मंथ्स कितना परसेंट, 70% अपसाइड। बढ़िया है। चलिए, अभी ये तो आपने एग्जांपल्स तो बहुत देख लिए। अभी देखते हैं कुछ स्टॉक्स जो मेरे रडार पे है। पहला स्टॉक है, वो है दालमिया भारत। अगर हम दालमिया भारत में देखते हैं तो हमें क्या देखने मिलता है, दालमिया भारत में क्या हो चुका है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो चुका है। फिर हम इसको एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे हमें थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलता है कि कैसा प्राइस एक्शन बना हुआ है इन लास्ट फ्यू वीक्स। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं इन दालमिया भारत, तो हमें क्या देखने मिलता है, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, और उसके बाद ब्रेकआउट भी दे दिया दालमिया भारत ने ऑन वीकली टाइम फ्रेम। उसके बाद हमें क्या मिला है, एक बढ़िया सा पुल बैक मिला और एक कॉन्टिन्यूएशन मिल रहा है।
सो हम दालमिया भारत में अपना ट्रेड कहाँ पे प्लान कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे ही इस हाई के ऊपर दालमिया भारत निकलता है, हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं इन दालमिया भारत फॉर पोजिशनल एंड लॉन्ग टर्म। जैसे ही अगर हम दालमिया भारत में एंटर करते हैं तो हमारा एसएल क्या हो सकता है, इस लो के नीचे हम एक एसएल लगा सकते हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हो तो एसएल आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें जो टारगेट्स होंगे वो बहुत ही बड़े बड़े टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। सो दालमिया भारत का हमारा टारगेट क्या होगा, चलिए एक बार आप मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। अगर हम दालमिया भारत का टारगेट देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, जो मैक्सिमम डेप्थ है उसको मार्क करना पड़ेगा। अगर हम मैक्सिमम डेप्थ मार्क करते हैं, उसको उठा के ऊपर की साइड प्लेस कर देते हैं, तो हमें अपना टेक्निकल टारगेट मिलता है। तो हमारा टेक्निकल टारगेट क्या होगा, ऑलमोस्ट 3500, क्लोज टू 3500। तो यहाँ से हमारा टारगेट कितना दूर है, क्लोज टू 45-46%। अगर हम देखते हैं, ऑलमोस्ट 45-46% फ्रॉम दिस लेवल। इस टारगेट को अचीव करने में अगर दालमिया भारत 1-1.5 ईयर भी लेता है तो आपको वन शॉट में एक सिंगल स्टॉक में 45% रिटर्न मिल सकता है। बढ़िया है, आप अपने रडार पे इस स्टॉक को रख सकते हो। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टॉक। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, वो है मारुति। अगर हम मारुति को मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, हमें क्या देखने मिलता है, मारुति में भी एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने मिला। अगर हम मारुति में देखते हैं तो हमारा 2017 का ऑल टाइम हाई था, उस ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करके मारुति ने क्या किया, ट्रेड करना शुरू कर दिया है। और मारुति ने और ये एक मंथ में 6% अप मूव कर दिया है। सो अभी भी थोड़ा सा हम लेट है, बट ठीक है, ज़्यादा मूवमेंट अभी आया नहीं है। मारुति का टारगेट आप जानना चाहते हो, कहाँ तक का टारगेट होगा? अगर हम इसे मार्क करते हैं एक बार, एक सेकंड इसे हटा देता हूँ। अगर हम मारुति को यहाँ से मार्क करके मैक्सिमम डेप्थ को ऊपर की तरफ लगाते हैं तो हमें मारुति में कितने बड़े टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। मारुति का टारगेट क्या होगा, मोर देन 15,600 के टारगेट्स मारुति के निकल के आते हैं, टेक्निकल टारगेट। सो अगर हम इस लेवल पे भी बाई करते हैं तो हमें कितना पोटेंशियल गेन मिल सकता है इन मारुति, मोर देन 45%। बढ़िया कंपनी, स्ट्रॉन्ग कंपनी है मारुति। वन शॉट में 45% बढ़िया रिटर्न्स, सेफ एकदम। सो आप इसे भी अपने रडार पे रख सकते हैं। आज बहुत सारे स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, पर बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में अगर हम देखते हैं ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम, तो बजाज ऑटो ने क्या किया है, 21 का एक ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद एक अच्छा मूव दिया, फिर एक क्या कर रहा है बजाज ऑटो, पुल बैक दिया और एक कॉन्टिन्यूएशन कर रहा है। सो हम बजाज ऑटो में कहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, एक कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे ही बजाज ऑटो, अगर हम देखते हैं तो बजाज ऑटो जैसे ही 5150 के लेवल्स को निकालता है, हम बजाज ऑटो में ट्रेड प्लान कर सकते हैं फॉर पोजिशनल। बजाज ऑटो में भी बढ़िया मूव हमें आने वाले टाइम में देखने मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक वो है गुजरात अंबुजा। अगर हम देखते हैं गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, तो इसमें क्या हुआ है, इस स्टॉक में भी एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो चुका है। 22 का जो हाई था, उस हाई के ऊपर हमें एक बढ़िया कैंडल क्लोजिंग मिल चुकी है। तो हमें GAEL जो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स है, उसमें अगर ट्रेड प्लान करना हो तो हम कैसे प्लान करेंगे, एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे हम चेक करते हैं। हमें वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक ब्रेकआउट देखने मिलता है। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो क्या हुआ है, हम GAEL में एक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एक पुल बैक हुआ है। अभी बैंक GAEL पुल बैक कर रहा है, तो जैसे ही GAEL इस हाई को निकालता है ऑफ 359, तो हम GAEL गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स में अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा
थोड़ा सा बड़ा रख सकते हैं अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो, क्योंकि इसमें टारगेट्स भी बड़े बड़े मिल सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप इस जो लो है 329 उसके नीचे अपना एसएल रख सकते हो। सो ये था GAEL, एक मंथली टाइम फ्रेम पे है, ब्रेकआउट मिल चुका है, आप अपने रडार पे ज़रूर रख सकते। नेक्स्ट स्टॉक है वो है GMDC। अगर हम GMDC में देखें तो हमें कितने इयर्स का ब्रेकआउट देखने मिल रहा है इन GMDC? 2007, 2007 से लेके 2023, ऑलमोस्ट मोर देन 16 इयर्स का ब्रेकआउट इन GMDC। अगर 16 इयर्स एक स्टॉक ने अपना 16 इयर्स के बाद अपना रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया होगा, तो वो स्टॉक कैसा मूव करेगा आपने देखा ही है, REC और PFC। तो हमारा जो टारगेट, टेक्निकल टारगेट, वो कैसे आया वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया, जो ये कंसोलिडेशन रेंज है, क्योंकि देखो इतने कंसोलिडेट कर रहा था इसी रेंज में, तो ये जो रेंज है उसको अगर हम एक बार मार्क करते हैं, एक सेकंड, कहाँ गया, अगर इस रेंज को मार्क करते हैं, पूरी इस रेंज को हम मार्क कर लेते हैं और इसको उठा के ऊपर की साइड लगा देते हैं, तो हमें अपना टेक्निकल टारगेट कहाँ मिलता है, ऑलमोस्ट 90%, 90% का टेक्निकल टारगेट हमें मिलता है ऑन अपसाइड। बट थोड़ा सा GMDC मूव कर चुका है लास्ट मंथ में, अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 20%, 27% का मूव हमें GMDC में मिल चुका है। सो हम GMDC में अपनी एंट्री कैसे प्लान करेंगे? अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो GMDC ने क्या किया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, पुल बैक दिया और एक कंटिन्यूएशन दे रहा है। जैसे ये हाई ब्रेकआउट देता है हम GMDC में तुरंत अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि GMDC ने एक पुल बैक दे दिया है, तो हम डायरेक्ट एंट्री प्लान करेंगे विथ दिस लो एज आर SL। ये जो हमारा ये लो है वो हम SL रख के GMDC में एंट्री प्लान कर सकते हैं। सो ये हो गया GMDC। द नेक्स्ट स्टॉक, चलिए देखते हैं दूसरा जो स्टॉक है, वो स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। अगर हम गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में देखते हैं तो हमें क्या देखने मिलता है, एक मंथली टाइम फ्रेम पे उसने ब्रेकआउट दिया था, पर क्या हुआ, ब्रेकआउट फेल हो चुका था, मार्केट नीचे आ रहा था उसके साथ। फिर क्या हुआ, कंसोलिडेट कर, जो उसने प्रीवियस लो था वो ब्रेक नहीं किया था। अगर हम गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो जो लो था वो लो को ब्रेक नहीं किया, उसको रिस्पेक्ट किया गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ने, और उसके ऊपर नया लो बना के ऊपर की ओर फिर से ब्रेकआउट दे दिया है। और हमें क्या देखने मिलता है, एक पुल बैक देखने मिला है इन गोदरेज CP। सो हम अपना ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, जैसे ही इस हाई वीकली जो कैंडल है इस हाई को निकालता है गोदरेज CP ऑफ 1012, तो हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और हमारा SL क्या होगा, जो ये कंसोलिडेशन रेंज है 888, उसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जी, जो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है उसका हमारा टारगेट क्या होगा, चलिए देखते हैं। जो ये मैक्सिमम डेप्थ है, अगर हम उसको मार्क करते हैं तो हमें कितना टारगेट्स देखने मिल सकता है, 457, यहाँ से लगभग 46% का अपसाइड मूव हमें देखने मिल सकता है इन गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो हमारा टेक्निकल टारगेट क्या आ रहा है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, 1436। सो अगर हम इस लेवल पे भी बाई करते हैं, यहाँ से हमें ऑलमोस्ट 35-40% का अपसाइड देखने मिल सकता है इन गोदरेज CP। द नेक्स्ट स्टॉक ऑन माई रडार इज ग्रासिम। अगर हम ग्रासिम में देखते हैं तो ग्रासिम ने क्या किया था, 2017 का अगर ब्रेकआउट दिया, उसके बाद एक बढ़िया मूव दिया 2021 तक, ऑलमोस्ट 35-40% अपसाइड दिया, आई गेस 50% का अपसाइड मिला हमें ग्रासिम में। उसके बाद ग्रासिम इसी जोन में कंसोलिडेट करने लगा, ऑलमोस्ट 2 इयर्स कंसोलिडेट किया, और फिर से अभी एक बढ़िया ब्रेकआउट कैंडल मिल चुका है हमें इन ग्रासिम।
सो हम ग्रासिम में ट्रेड कहाँ प्लान कर सकते हैं ऑन मंडे? 1942 पे क्लोजिंग मिला है। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ग्रासिम जैसे ही इस हाई को निकालता है 1973, तो हम डायरेक्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं इन ग्रासिम। और हमारा जो एसएल होगा वो इस कंसोलिडेशन जोन के नीचे हम अपना एसएल रख सकते हैं। हम मंथली टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड प्लान करते हैं तो हमारा जो एसएल है थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि हमारे टारगेट्स भी बड़े होंगे। 1749 के नीचे हम अपना एसएल लगा सकते हैं। पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको कोई एसएल की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा व्यू है, आप अपने हिसाब से अपना एसएल प्लान कर सकते हैं अपने जो रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से। ये है सन फार्मा। अगर हम नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं सन फार्मा में, तो इसमें भी हमें क्या देखने मिलता है? एक बढ़िया ब्रेकआउट मिल चुका है। अगर ब्रेक सन फार्मा में देखते हैं तो 2015 ऑलमोस्ट 8 इयर्स का ब्रेकआउट सन फार्मा में दे दिया है। सन फार्मा को हम मार्क करते हैं तो क्या देखने मिलता है? एक बड़ा सा कप विथ हैंडल पैटर्न बनाया सन फार्मा में, और उसके बाद एक ब्रेकआउट कर दिया है, और उसके बाद एक पुल बैक करके एक प्राइस एक्शन बना रहा है सन फार्मा। तो हम अपना डायरेक्ट एंट्री प्लान करेंगे 1159 के ऊपर, और हमारा एसएल क्या होगा? इस लो के नीचे हम अपना एसएल रख सकते हैं इन सन फार्मा। और हमारा टारगेट सन फार्मा में क्या होगा, चलिए देखते हैं। अगर हम सन फार्मा में टेक्निकल टारगेट मार्क करना है तो हम इस मैक्सिमम डेप्थ को मार्क करेंगे। पहले ये डेप्थ को उठा के हमें क्या करना है? ऊपर की ओर प्लेस कर देना है। अगर हम देखते हैं तो हमारा टेक्निकल टारगेट क्या आ रहा है सन फार्मा में? ऑलमोस्ट 1700 प्लस 70%, 68% का टारगेट है हमारा। अगर हम इस लेवल पे भी बाई करते हैं तो यहाँ से हमें कितना अपसाइड देखने मिल सकता है इन सन फार्मा? ऑलमोस्ट 50%। 1 ईयर, 1 ईयर, 1.5 ईयर में 50% अगर हमें मिलता है इन वन शॉट, इज इट बैड? नॉट एट ऑल, राइट? सो हमें सन फार्मा भी एक बढ़िया स्टॉक हमने देखा सन फार्मा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, कैनरा बैंक। अगर हम कैनरा बैंक में देखते हैं तो कैनरा बैंक में अगर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट तो नहीं हुआ है, बट अगर हम देखते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम पे तो कैनरा बैंक का अगर आप प्राइस एक्शन देखें तो क्या हुआ? कैनरा बैंक में प्राइस एक्शन बना के कैनरा बैंक धीरे धीरे नीचे ही आ रहा था बहुत समय से। ठीक है, फिर क्या किया कैनरा बैंक ने? इस जोन में कंसोलिडेट करने लगा और एक ब्रेकआउट दिया। जो उसका ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था उसके पास कैनरा बैंक ने बहुत समय कंसोलिडेट किया, और उसके ऊपर एक ब्रेकआउट देने में कामयाब हो चुका है। सो कैनरा बैंक में हम ट्रेड कैसे और कहाँ प्लान करेंगे, चलिए देखते हैं। और हमारे टारगेट्स कहाँ कहाँ तक के टारगेट्स हम प्लान करेंगे वो भी हम देखेंगे। हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो कहाँ तक का होगा? 490 तक के टारगेट्स हम कैनरा बैंक में पोजिशनल प्लान कर सकते हैं। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो कैनरा बैंक में एक इनसाइड कैंडल बन चुका है, इनसाइड कैंडल। और जैसे ही इस हाई के ऊपर कैनरा बैंक निकलेगा तो हमें बड़े टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। विथ एसएल हमारा क्या होगा? 358 का एसएल रख सकते हैं, और अबाउ 385 हम एंट्री कर सकते हैं। एक छोटा सा एसएल के साथ हम कैनरा बैंक में एंटर कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्टॉक इज आरबीएल बैंक। बैंक में देखते हैं तो हमें ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट तो नहीं मिला है, बट अगर हम ध्यान से देखें ऑन मंथली टाइम फ्रेम तो आरबीएल बैंक ने ऑलमोस्ट 3 इयर्स का एक जो रेंज थी उसकी, 3 इयर्स के बाद उस रेंज के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिल चुका है हमें ऑन मंथली टाइम फ्रेम। तो हम अपना ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं? जैसे ही इस हाई के ऊपर आरबीएल बैंक ट्रेड करता है हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे इन आरबीएल बैंक। हमारे टारगेट्स कैसे मार्क करेंगे? जो ये मैक्सिमम डेप्थ है, अगर हम इसे उठा के यहाँ से देखो, यहाँ से मार्क करके ऊपर की ओर प्लेस करते हैं तो हमारे जो फर्स्ट टेक्निकल टारगेट क्या आता है? 405 के आसपास।
अगर हम देखें तो उसी जोन के पास आरबीएल बैंक का एक रेजिस्टेंस जोन है 405 के पास। क्या हुआ था, जब नीचे आ रहा था आरबीएल बैंक, तो उसने क्या किया, एक ब्रेकडाउन किया इस जोन का। उसके बाद उसी जोन में पुल बैक किया, रिट्रेसमेंट, और उसी जोन के पास से एक रेजिस्टेंस फेस करना आ रहा था। सो हमारे टेक्निकल टारगेट्स भी उसी के आसपास के हैं। सो ऑलमोस्ट 70% अपसाइड है हमारा इन आरबीएल बैंक। सो अगर हम इस लेवल के आसपास भी आरबीएल बैंक में एंट्री लेते हैं, तो हमें टेक्निकल टारगेट्स कितने मिलते हैं, मोर देन 50%, मोर देन 50% टारगेट्स इन आरबीएल बैंक इन वन शॉट। सो ये भी एक स्टॉक आप अपने रेडार पे रख सकते हो। सो जब जब ये 370 के आसपास आता है तो हम थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, क्योंकि 370 के लेवल्स के आसपास आरबीएल बैंक में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। द नेक्स्ट स्टॉक इज टाटा कंज्यूमर। अगर हम टाटा कंज्यूमर को मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो इसमें भी हमें क्या देखने मिलता है, एक हाईएस्ट एवर मंथली क्लोजिंग मिल चुका है इन टाटा कंज्यूमर। सो हमारे जो टाटा कंज्यूमर का टेक्निकल टारगेट मिलता है वो हम कैसे मार्क करते हैं, चलिए देखते हैं ऑन वीकली टाइम फ्रेम। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हम जो एक कंसोलिडेशन जोन है उसको अगर हम मार्क करते हैं और उसको ऊपर की ओर प्लेस करते हैं, तो हमें वीकली टारगेट्स कितने देखने मिलते हैं, ऑलमोस्ट 1098 के आसपास के हमारे 25% के टारगेट्स हमें टाटा कंज्यूमर में आने वाले टाइम में मिल सकते हैं। बढ़िया कंपनी है टाटा कंज्यूमर। अगर आप टाटा कंज्यूमर में अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें क्या देखने मिलता है, एक ब्रेकआउट मिला है ऑन वीकली। उसके बाद टाटा कंज्यूमर एक पुल बैक देने आया है। जैसे ही इस हाई को निकालता है 908 के, उसके बाद आप अपना एंट्री प्लान कर सकते हो। हमने टाटा कंज्यूमर पहले भी एक बार डिस्कस किया था। अगर आप एंट्री ऑलरेडी कर चुके हो तो इसे होल्ड कर सकते हो, और अपना आपका स्टॉप लॉस क्या रह सकता है, आप 826 के स्टॉप लॉस के साथ आप टाटा कंज्यूमर में एंटर कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद। वंदे मातरम।